निकाह के बारे में सुना है, तो ये सुना होगा कि मुस्लिम लॉ में निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, पर क्या वो सच में एक कॉन्ट्रैक्ट है? निकाह के बारे में गलत चीज़ बताई जाती है, सच में वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं या नहीं? सामने वाले को अगर जो उसको अच्छा लगता है वो एक्सेप्ट करेगा, यानी जैसे कि एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता है कि वो प्रस्ताव देता है और गर्लफ्रेंड एक्सेप्ट करती है, ऐसे इनके कहने के विवाह में होता है कि एक विवाह के लिए के सामने वाले को प्रस्ताव देना जरूरी है। और आज हम बात करने वाले हैं निकाह के बारे में। अगर जो आप निकाह के बारे में जानते हो और आपने निकाह के बारे में सुना है, तो ये सुना होगा कि मुस्लिम लॉ में निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, पर क्या वो सच में एक कॉन्ट्रैक्ट है? इसके बारे में हम जानेंगे। जो निकाह के बारे में गलत चीज़ें बताई जाती है, क्या सच में ही वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं या नहीं? तो आओ इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेली के अनुसार। बेली एक राइटर हैं जिनके अनुसार विवाह एक संविदा है, यानी वो कहते हैं कि विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट है। और जस्टिस महमूद जो कि एक राइटर है अगेन, वो क्या कहते हैं कि मुस्लिम विवाह संस्कार नहीं बल्कि एक सिविल संविदा है। वो भी इसको संविदा मानते हैं, पर क्या रियल में ये एक संविदा है या नहीं, तो इसी बारे में बात करेंगे। भाई अगर मैं विवाह की संविदा की बात करूँ तो कुछ लोग इसको केवल संविदा मानते हैं, कुछ लोग इसको संस्कार भी मानते हैं, और अगर जो मैं ज़्यादातर लोगों की बात करूँ तो वो विवाह भी इसको मानते हैं और कहीं ना कहीं इसको एक संस्कार भी मानते हैं। तो दोनों रूपों में इसको माना जाता है। अगर जो मुस्लिम विवाह के आवश्यक तत्व की बात करूँ तो इसमें सबसे पहला आवश्यक तत्व है प्रस्ताव और स्वीकार। यानी प्रस्ताव क्या होता है? प्रपोजल। सपोज आप किसी को प्रस्ताव देंगे विवाह का और सामने वाले को अगर जो उसको अच्छा लगेगा तो वो एक्सेप्ट करेंगे। यानी जैसे कि एक काम होता है कि कहीं ना कहीं एक पार्टी को प्रस्ताव देना जरूरी है और सामने वाली पार्टी को उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है, जब भी कहीं ना कहीं विवाह का प्रस्ताव माना जाएगा। दूसरा है इसमें विवाह के पक्षकार की समीक्षा होनी चाहिए। यानी जो विवाह का पक्षकार है वो एक समीक्ष होना चाहिए, यानी एक अच्छा भला व्यक्ति होना चाहिए, ना है कि वो मेंटल व्यक्ति या किसी भी प्रकार से वो ऐसा नहीं होना चाहिए अनसाउंड माइंड, या कोई भी ऐसी परेशानी होनी चाहिए कि व्यक्ति के बाद में मतलब लीगल तरीके से ना आए। अगर जो कोई ऐसा व्यक्ति है जो लीगल रूप से सही नहीं है, मतलब उसका अनसाउंड माइंड या कैसे भी चीज़ है, तो उसको कहीं ना कहीं कंसीडर नहीं किया जाएगा एक विवाह के पक्षकार के रूप में। तो उस विवाह को भी कहीं ना कहीं वॉइड माना जाएगा, मतलब उसको नील माना जाएगा विवाह को भी, अगर जो एक पक्षकार सही नहीं हुआ तो। और इसमें जो पक्षकार की जो उम्र बताई गई है वो कहीं ना कहीं 15 साल होनी चाहिए। तो इस पक्षकार की उम्र केवल 15 साल हो सकती है, तो वो एक पक्षकार बन सकता है। पक्षकार के अंदर ही कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि गवाह कौन कौन हो सकते हैं। तो गवाह या तो 2 पुरुष होने चाहिए, या एक महिला 1 पुरुष होना चाहिए, या केवल पुरुष भी हो तो चल जाएगा। तो ये गवाह होने चाहिए। एक ही बैठक होनी चाहिए, यानी एक ही बैठक में सब कुछ तय हो जाना चाहिए कि भाई ये विवाह होगा, ऐसे विवाह करेंगे, यानी सब कुछ जो विवाह का प्रोग्राम वो एक ही बैठक में हो जाना चाहिए। तीसरा है इसमें स्वतंत्र इच्छा और सहमति होनी चाहिए, यानी स्वतंत्र इच्छा और सहमति होनी चाहिए दोनों पक्षकारों की, लड़की वालों की भी लड़की वालों की भी, और इसमें कहीं ना कहीं दोनों जोड़ों की भी स्वतंत्र सहमति और इच्छा होनी चाहिए। चौथा है इसमें मेहर। मेहर एक ऐसा धनराशि या संपत्ति होती है जो लड़की वाले लड़के वाले को देते हैं, या तो वो शादी से पहले भी दे सकते हैं या शादी के बाद भी दे सकते हैं। तो एक संपत्ति तरह होती है जिसको विवाह के प्रतिकार के रूप में प्राप्त करने के लिए प्रतिपक्ष हकदार होता है, यानी प्रतिपक्ष हकदार होता है उसको प्राप्त करने के लिए। दूसरा इसमें विधिक अनहित का अभाव, यानी किसी चीज़ में रुकावट डालना। अब किसी जैसे कोई विवाह हो रहा है तो उसमें रुकावट किस किस प्रकार की आ सकती है, तो इसमें सबसे पहला जो रुकावट बताई गई है इसमें 3 तरह की रुकावट बताई गई है। एक है मान्यता, यानी सही तरीके से विवाह होना चाहिए। दूसरी बताई गई इसमें वातिल, यानी शून्य विवाह, जो कि शुरू से ही शून्य हो जाएगा विवाह, वो है वातिल। और तीसरी बताई गई इसमें इनरेगुलर, यानी परिषद। इनरेगुलर जो विवाह शुरू से यानी कुछ पहले वो कहीं ना कहीं इलीगल है और बाद में कुछ चीज़ चेंज करके वो कहीं ना कहीं लीगल हो जाता है, तो उसको हम कहीं ना कहीं इनरेगुलर कहते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला बताया गया है वो है कहीं ना कहीं मान्यता। मान्यताओं में कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे इसमें मान्यता में आती है रक्त संबंध। अब रक्त संबंध कैसे होते हैं, यानी किसी के जैसे इसमें बताए गए हैं अपनी माता या दादी से विवाह नहीं कर सकता एक पुत्र, अपनी पुत्री या पोत्री से विवाह नहीं कर सकता, अपनी बहन चाहे सगी हो या सौतेली उससे विवाह नहीं कर सकता, और बताया गया कि भाई की पुत्री या पोत्री से भी विवाह नहीं कर सकता, अपनी पिता या माता की बहन से भी विवाह नहीं कर सकता। तो इसमें ये कुछ चीज़ें हैं जो मान्यता, मतलब सही विवाह होने के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए, जब भी उसको माना जाएगा कि वो सही विवाह है। अगर जो इनमें रिलेशन में अगर जो विवाह नहीं करता तो जब भी माना जाएगा कि वो सही विवाह है। अब दूसरा बताया गया कि विवाह संबंध किस किस में नहीं बन सकते, कि वातिल यानी शून्य, जो विवाह शून्य हो जाएंगे, जैसे अगर जो कर भी लिए तो वो शून्य हो जाएंगे। जैसे पहला बताया गया पत्नी की माता या दादी से कर लिया विवाह तो वो कहीं ना कहीं शून्य हो जाएगा। पत्नी या पितामह की पोत्री, पत्नी की या पितामह की पोत्री से कर लिया वो भी विवाह शून्य हो जाएगा। तीसरा बताया इसमें पिता या पितामह की पत्नी, पिता यानी पिता या दादाजी की पत्नी की से विवाह करते तो वो भी शून्य हो जाएगा। डी में बताएगा पुत्र पौत्र या नाती की पत्नी उससे भी विवाह कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी शून्य हो जाता है। तो ये बताएगा वातिल में, यानी जो शून्य शुरू से शून्य करने भी हो जाएंगे अगर वो कर भी लेता है तो। थर्ड इसमें बताया गया कहीं छात्री संबंध। छात्री संबंध क्या होता है, जब 2 वर्ष से अधिक आयु का किसी बच्चे ने अपनी माता या के अलावा किसी अन्य स्त्री का दूध पिया है तो वह उसकी धाय माँ मानी जाती है, वह उसकी पुत्री से भी विवाह नहीं कर सकता, और जो जिसका दूध पिया है माता का जो कि माँ हो गई उससे भी कहीं ना कहीं विवाह नहीं कर सकता। और ये जो मैरिजेस हैं ये कहीं ना कहीं आपको भी देखने को मिल जाती है कि भाई ना उनकी पुत्री से कर सकता है ना उनसे कर सकता है, तो ये कहीं ना कहीं है। चौथा इसमें बताया फारसिक या अनियमित विवाह, जो कि इनरेगुलर मैरिज में आता है। जैसे कि मैंने बताया था कि इनरेगुलर मैरिज वो होती है कि जो शुरू में तो
और लीगल नहीं मानी जाती, पर उसमें कुछ बदलाव करने के बाद वो कहीं ना कहीं लीगल हो सकते हैं। जैसे हमें पहला बताया गया है कि अवैध संबंध, या जैसे कि किसी की पत्नी है और उसका अपनी साली के साथ अवैध संबंध है, अगर वो पहली पत्नी को तलाक दे देता है और साली से शादी कर लेता है तो वो संबंध कहीं ना कहीं अवैध हो जाता है। अगर जो पत्नी को होते हुए साली से संबंध बनाया था वो कहीं ना कहीं लीगल संबंध नहीं होते। दूसरा इसमें बताया गया कि पांचवी पत्नी से विवाह, अगर जो हम हिंदू लॉ में देखें तो केवल एक विवाह का रूल है, अगर जो हम मुस्लिमों में देखें तो कम से कम 4 विवाह का रूल है। अगर जो 4 विवाह करने के बाद 5वां विवाह करता है तो भाई वो कहीं ना कहीं चीज़ गलत होती है। अगर जो उसको 5वां विवाह करना है तो उसको कहीं ना कहीं एक पत्नी को तलाक देना होगा, उसके बाद वो 5वां विवाह भी कर सकता है। तीसरा इसमें उचित गवाह की अनुपस्थिति, यानी कोई गवाह है और आप मैरिज कर रहे हो और वो अनुपस्थित है यानी वो अब्सेंट है और आपने विवाह कर लिया तो वो विवाह कहीं ना कहीं अनुचित माना जाएगा, क्योंकि गवाह होना जरूरी है, जिसके बाद कहीं ना कहीं आपको दोबारा विवाह करना होगा, जिसके बाद ही वो अनुचित विवाह माना जाएगा। दूसरा इसमें धर्म में विभिन्नता, यानी अगर जो किसी की धर्म में विभिन्नता है तो उसको भी कहीं ना कहीं अलग माना जाएगा। अब धर्म में विभिन्नता कैसे, यानी जैसे कि सिया समुदाय है तो उसमें मुस्लिम के अलावा उनसे कोई और शादी नहीं कर सकता और ना वो किसी और से करते ना वो किसी और से कर सकते हैं, तो ये लड़की के लिए भी है और लड़के के लिए भी है। पर सुन्नियों में ऐसा नहीं है, सुन्नियों में केवल लड़के हैं जो मुस्लिम धर्म से भी बाहर विवाह कर सकते हैं, पर वो कर किससे सकते हैं, वो केवल किताबी धर्म वालों से कर सकते हैं। यानी किताबी धर्म कौन होता है, जो कहीं ना कहीं ईसाई होते हैं, और वो जो मूर्ति पूजक होते हैं उनसे कहीं ना कहीं विवाह करना उनका अनुचित है। मूर्ति पूजक कौन होते हैं, तो मूर्ति पूजक हिंदू होते हैं। तो सुन्नियों को केवल किताबी लोगों से विवाह करने का हक है और मूर्ति पूजकों से विवाह करने का हक नहीं है। तो ये बताया गया है कि धर्म। 5वां इसमें इच्छत के दौरान विवाह। इच्छत क्या होता है, इच्छत वो होता है कि सपोज किसी मुस्लिम औरत का कोई पति मर जाता है और उसको कुछ समय जब व्यतीत करना होता है, विवाह और विधवा के बीच में जो संबंध व्यतीत करना होता है उसको विच्छेद संबंध कहते हैं, और ये समय कहीं ना कहीं विधवा के लिए कुछ समय का होता है, पर इसके बाद वो विवाह कर सकते हैं। अगर जो इस बीच में वो विवाह कर लेती है या पुरुष कोई है वो इनके साथ विवाह कर लेता है तो वो विवाह कहीं ना कहीं इलीगल माना जाएगा। वो विवाह को जब लीगल माना जाएगा जब वो इस समय को पूर्ण होने के बाद विवाह करते हैं। ये 5 चीज़ें बताई गई जो मुस्लिम लॉ में आवश्यक तत्व हैं। अब केस देख लेते हैं, जैसे इसमें है अब्दुल तलीब बनाम निजमा अहमद 1909। बताया गया जो शादी गलत तरीके से कराई जाए वो गलत होगी जब तक उसका समर्थन ना किया जाए। मतलब अगर जो कोई शादी है, अगर जो किसी मुस्लिम महिला की या मुस्लिम पुरुष की शादी करा दी गई है और अगर जो उनको बाद में पता चलता है कि ये कोई और है या इनकी जो आइडेंटिटी है वो बताई गई है और वो है कोई और व्यक्ति, तो उनकी शादी कहीं ना कहीं वो हो जाएगी, ख़त्म कर दी जाएगी। समर्थन ना करें या कोई और उनका समर्थन करें तो वो शादी कहीं ना कहीं ख़त्म कर दी जाएगी। केसेस में एहसान हसन खान बनाम पात्रालाल 1929। इस केस में बताया गया कि गैर किताबी से शादी कराएगी और जिसके कारण अब वो अपील करते हैं कि भाई हमारी जो शादी है उसको कहीं ना कहीं अवॉइड करा जाए, जिसके बाद कहीं ना कहीं उसको अवॉइड कर देगा शादी को और उसको खत्म कर देगा। तो ये भी कहीं ना कहीं केस हुआ। अब मैंने जो स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन किया था कि मुस्लिम विवाह एक संविधा है या संस्कार, तो उसके बारे में एक तो इसमें एक केस बताएगा अब्दुल कादिर बनाम सलीम जो कि 1846 का केस है, जिसमें बताया गया था कोर्ट द्वारा कि ये एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है पूर्ण रूप से, ये वही संस्कार ना है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। फिर इसके बाद एक और केस आता है अनीशा बेगम मालिक बनाम मोहम्मद अस्तीफा जो कि 1933 का केस है, जिसमें भाई कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट देते हुए कहा है कि ये जो सिविल कॉन्ट्रैक्ट भी है और साथ में कहीं ना कहीं संस्कार भी है। हम इसको ये नहीं नकार सकते कि केवल सिविल कॉन्ट्रैक्ट है या ये संस्कार है, ये दोनों का मिश्रण है। तो भाई ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी भाई लाइक कर दियो, अगर जो अच्छी लगी हो तो भाई कमेंट कर दियो और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो भाई लाल कलर का बटन है उसे दबा दियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।